अस्सलाम वालेकुम सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। और हमेशा याद रखें, हर किसी की ज़िंदगी में अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा स्ट्रेस है जिसके साथ आपको डील करने में मुश्किल हो रही है, तो हमेशा याद रखें कि अपने आप को स्लो डाउन करने की कोशिश करें, अपने थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करने की कोशिश करें और 1 मिनट के लिए काम डाउन होकर सोचें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप परेशान होते हैं, स्ट्रेस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं किसी चीज़ पर, तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और एक्चुअली में हो सकता है बल्कि उस टेंशन में, उस स्ट्रेस के अंदर आप उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और वो आपके लिए इतनी बड़ी लग रही होती है। लेकिन जब भी आप थोड़ा काम डाउन होकर सोचते हैं तो बेहतर तरीके से आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाते हैं। थर्ड पर्सन की तरह सोचने की कोशिश करेंगे। मत सोचे कि तुम्हारी मेरी लाइफ में, 1 मिनट के लिए सोचो अगर किसी और की लाइफ में होती तो मैं उसे क्या एडवाइस देता, और ये सोच के शायद आप उसको बेहतर तरीके से डील कर पाएँ, बेहतर तरीके से सोच पाएँ कि इसको मैं किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ। और शेयर करने से भी कई दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आसान लगने लगती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जो अच्छे लोग हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके साथ शेयर करें। अपने दिल को भी हल्का कर लेंगे और हो सकता है कि कोई ऐसी एडवाइस भी मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ जाए जो कि शायद पहले आपको ना समझ में आ रही। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के रोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 41 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 28 डिग्रीज। अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं तो 7 है और आपको पता है कि फैसलाबाद शहर में पिछले हफ्ते में बारिशें हुई, लेकिन इस हफ्ते में बारिश के कोई अमकानात नहीं है। इसी के साथ यूवी इंडेक्स क्योंकि हाई है काफ़ी, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर अपने सर पर लपेट लें, वाइट कलर का या ठंडा कपड़ा, या फिर ठंडे पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर कैरी करें और सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। आंखों को भी बचा के रखें, डायरेक्ट सनलाइट से आंखें भी इफेक्ट होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि डायरेक्ट सनलाइट की तरफ मत देखें और धूप में निकल रहे हैं तो सन ग्लासेस का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अगली बारिश फैसलाबाद शहर में इस वक्त 3 जुलाई को प्रिडिक्ट की जा रही है। अगर हवा की बात करते हैं, इस वक्त 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा उसके साथ साथ टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन हवा अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह की होगी। बट ये ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं भी ट्रैवल करें तो अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें और स्पीड बिल्कुल भी मत करें। विजिबिलिटी 5 किलोमीटर्स और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। फैसलाबाद शहर में पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी आमतौर पर भी इंपैक्ट हो रही होती है, लेकिन ओवरऑल क्लियर है। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि एक अच्छे ख्याल के साथ, अच्छी सोच के साथ दिन का आगाज़ करें। और एक्चुअली में बहुत मैटर करता है कि आपकी दिन के शुरू में किस तरह की थिंकिंग है। जब भी हम अच्छा सोचते हैं दिन के बारे में, चीज़ों को लेकर पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हमारा दिन बेहतर गुजरता है। और जैसे जैसे हम लोग थोड़ा नेगेटिव होते जाते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो उसी तरह से हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें नेगेटिवली नजर आने लगती हैं। दिन को जब भी शुरू करते हैं, सुबह सोचा करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उन सब बरकतों के लिए, उन सब रहमतों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आज मौजूद हैं। और हमेशा जो भी आप आगे चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, कोई भी मुश्किल अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको भी बेहतर कर दे। लेकिन हमेशा शुरुआत इस चीज़ से करें कि मैं किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें, वो चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके करीबी लोग हों जो कि आपका ख्याल करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और उनको वैल्यू करें। एट द एंड ऑफ द डे जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को वैल्यू करेंगे, अच्छी चीज़ों को वैल्यू करेंगे, उतनी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें और रहमतें बढ़ाते जाएंगे। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि सोसाइटी के हवाले से भी बात करें और कहाँ पर चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में भी ज़रूर बात करें। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से, किस तरह से हम अगर फैसलाबाद शहर की बात करते हैं, उम्मीद स्कूल फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो हम पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से बात करते हैं या सर्टन तरह के प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स जो कि फाउंडेशन की तरफ से लेके, इनके बारे में बातचीत करेंगे। और हमारी ये भी कोशिश होगी कि आज की यूथ की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, किस तरह से उसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारी ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर, उनकी लाइफ्स के ऊपर, जिनकी पूरी ज़िंदगी अभी उनके सामने पड़ी हुई है, उनके ऊपर क्या असर होता है, किस तरह से वो टैकल करते हैं और किस तरह से उम्मीद स्कूल फाउंडेशन इस सारी सिचुएशन के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमारे साथ हसन अशरफ साहब मौजूद हैं जो कि CEO है उम्मीद स्कूल फाउंडेशन के। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जब हम बात करते हैं
पॉवर्टी एलिवेशन की और सर्टन तरह के सोशो इकोनॉमिक इश्यूज जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी वजह से ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि ओवरऑल हमारी पूरी सोसाइटी इम्पैक्ट होती है। क्या आपका सोच थी, क्या थॉट प्रोसेस था उम्मीद फाउंडेशन के पीछे, और ये ख्याल आपको पहले से था कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या एक सडन मूवमेंट था, या इट जस्ट हैपेंड? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया। और उम्मीद स्कूल्स फाउंडेशन जो कि बेसिकली जिसका आगाज़ 2017 में किया था, और उसका बेसिक मकसद ही ये था कि हमारी कोशिश थी, मैं खुद उस टाइम एक स्टूडेंट था और मुझे जो चैलेंजेस नज़र आते थे कि वो बच्चे, वो यूथ जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कुछ करना तो चाहते हैं, उनके पास ख्वाब बहुत हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, वो पढ़ नहीं सकते या कोई अपना स्किल हासिल नहीं कर सकते। तो वो चीज़ माइंड में रखते हुए ये चीज़ का आगाज़ किया कि बजाय इसके कि इनको हम कुछ दें, कुछ खाना दें इनको, बजाय इसके कि हम किसी दूसरी तरह से मदद करें, इनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, इनको खुद मुख्तार होना चाहिए। तो हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ख़ासतौर पे चाइल्ड लेबरर्स को, और जो स्लम्स के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू की, उनकी स्लम्स में जाकर, और जो चाइल्ड लेबरर्स हैं उनकी फैक्ट्रीज़ में जाकर। और फिर जब वो हमें फीडबैक मिला, जब हमने देखा कि बच्चे इतना दिल लगा कर पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बस वो उनके पास वसाइल नहीं है, तो हमने फिर इसको प्रॉपर एक उम्मीद का इसका नाम रखा और प्रॉपर एक तंजीम की शक्ल दी। और फिर वही यूथ हमारे साथ, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते गए, पूरी टीम डेवलप हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पाकिस्तान में 7 शहरों में स्कूल्स चल रहे हैं और तकरीबन 1500 से ज़ायद बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं और स्किल्स हासिल कर रहे हैं। बच्चियों के हमारे स्टिचिंग सेंटर्स हैं, कंप्यूटर सेंटर्स हैं बच्चों के लिए। तो ये मैं समझता हूँ आजकल के दौर में, जिस तरह आपने सवाल किया कि इन्फ्लेशन के हवाले से, जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूथ को अब प्रमोट करना है कि बेसिक एजुकेशन के साथ स्किल्स हासिल करें, ताकि अपनी लाइफ ऑफ एजुकेशन के साथ साथ वो अर्निंग प्रोसेस में भी आ जाएं और आगे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। आपने एक चीज़ कही जो कि मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, बच्चियों के लिए स्टिचिंग यूनिट्स और बच्चों के लिए टेक्निकल एजुकेशन। जी क्या ख्याल होगा आपका इस बारे में कि बच्चियों के लिए भी टेक्निकल एजुकेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि बच्चों के लिए? आज की दुनिया में अगर जी हम जी, देखते हैं तो लड़कियां किसी से कम नहीं है किसी बिल्कुल। भी फील्ड के अंदर। अग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल एग्री करूंगा, और इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो मैंने स्टिचिंग सेंटर का खसूसी तौर पर नाम लिया, उसकी थोड़ी सी वजह है कि जब आप थोड़ा सा डिप्राइव्ड एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर हमने सबसे पहले जो बच्चों को अपने पास अट्रैक्ट करना होता है, उसकी एक चीज़ ये होती है कि आप देखते हैं उनका इंटरेस्ट क्या है। तो हमें जितने भी इस तरह के डिप्राइव्ड एरियाज हैं, उसमें जो बच्चियों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आया, स्टिचिंग सीख लें, डिज़ाइनिंग सीख लें, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग हो, लाइक कुछ इस तरह के फैशन से रेलिवेंट चीज़ हो ताकि उनका इंटरेस्ट हो। तो स्टार्ट में आपको उनका उनका इंटरेस्ट लेने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप उनको बुलाते हैं कि आप स्टिचिंग सीखें, आपका फौरी यहाँ से रोज़गार लग सकता है, क्योंकि उनमें उनका इंटरेस्ट होता है। और बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत स्टिचिंग जानती होती हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो इससे अर्निंग कैसे हासिल कर सकती हैं। तो इस हवाले से हम पहले बच्चियों को स्टिचिंग के अंदर ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नज़र आता है, इसलिए वो बच्चियाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि टेक्निकल एजुकेशन पे बोथ रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर आपको काम करना चाहिए, ताकि जो आजकल का माशरा है, बल्कि अब तो वेब पॉइंट 3.0 की तरफ दुनिया जा रही है, तो ये तो आगे इंडस्ट्री फ्यूचर ही इंटरनेट है। एंड विदाउट अ डाउट आई डू थिंक कि शायद बच्चियों में अवेयरनेस कम होती है, जी, बिकॉज हम सुनते हैं, देखते हैं, अच्छा जी एब्सोल्युटली। ये फील्ड्स लड़कों के लिए हैं, ये फील्ड्स लड़कियों के लिए हैं, तो हम शायद ये नहीं सोचते कि एक्चुअली में टेक्निकल एजुकेशन आज की दुनिया में बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। स्किल सेट आपका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने स्किल सेट पे काम करें और जितना हो सकता है अपने आप को ओवरऑल इन ट्यून रखें आज के वक्त के साथ। आगे चलते हुए टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चियों के लिए भी टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, इनकरेज किया जाए और अवेयरनेस जनरेट की जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बच्चों का इंटरेस्ट एक तरफ हाँ होता जी, है, बट दैट्स प्राइमरीली उनको, बिकॉज हाँ उनको जी, पता ही उतना पता होता ही है, उतना होता बताया है। ही उतना गया एब्सोल्युटली, होता है, उतनी एब्सोल्युटली, समझ होती है, यही बात बच्चियाँ होती है, हैं। यही बात है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको लेकर। आज की अगर हम यूथ की बात करते हैं पाकिस्तान में, मैं एक एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स भी इनफैक्ट शेयर करूंगी इस हवाले से कि हमारी जो यूथ है एब्सोल्युटली अमेजिंग, टैलेंटेड, पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, जोश है, जज्बा है, प्लेटफॉर्म नहीं है। एब्सोल्युटली। एंड जहाँ पर हम एजुकेशन की बात करते हैं, वेरी फ्यू लकी पीपल एंड देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जा पाते हैं। क्या कहेंगे आज की यूथ के बारे में?
और आगे चलते हुए जहाँ चाहे हम सर्टनली हम पॉलिटिकल स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाएंगे कि उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आता है आज की यूथ पे? यूथ की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि माशाल्लाह टैलेंट बहुत है, जोश है, कॉन्फिडेंस भी है। जहाँ तक मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आती है, अभी मैं रशिया भी था, वहाँ पर वहाँ की मैं यूथ से, और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, 60-70 मुल्कों से लोग आए हुए थे। उसकी वहाँ की यूथ से जब मैं मिला, मुझे एक थोड़ी सी लैक चीज़ नज़र आई, ख़ास तौर पे यहाँ पर पाकिस्तान में हम अपनी यूथ को पैम्पर्ड बहुत रखते हैं, जो मुझे थोड़ा सा फील हुआ। उसकी वजह यह है कि हम पैम्पर्ड कैसे किस तरह? पैम्पर्ड इस तरह से कि हम अपनी यूथ, हम जो हमारे जो पेरेंट्स है, बिकॉज हमारा ब्रॉटअप ऐसे हुआ होता है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं लाडले होते कि हैं। हाँ जी, हम मतलब हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि जब तक बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, या मेरा बच्चा जो है ना वो घर में ही रहे, जॉब करने क्यों यार, ये जॉब इसके लिए नहीं बनी, ये तो ये कर ही नहीं सकता। मैंने जितने भी मुल्कों में मैं फिरा हूँ, मैंने यूथ से जो देखा है, वहाँ ये लोग वो ये फील नहीं करते। उनको ये है कि उन्होंने अपनी सेल्फ अर्निंग करनी है, उनके ऊपर ये जब से वो अपनी हायर स्टडीज की तरफ आते हैं, ये प्रेशर उनके माइंड पे बिल्डअप शुरू हो जाता है कि हमने अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाना है, हमने अपने ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। जबकि यहाँ पर इवन आप देखें, ग्रेजुएट भी हो जाते हैं बच्चे और वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये बात हम वहाँ जाकर ये सोचें, तो वो लोग हमारी तरफ ये देख के हैरान होते हैं कि आप अभी भी इस तरह कर रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा इशू लगता है इससे, कि हमारे पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू कर दें जब बच्चा हायर स्टडीज की तरफ जाना शुरू करे, जो कि यहाँ पर बहुत कम है। तो इस वजह से एक थोड़ा सा जो हमारे जो बच्चे हैं वो लेट आते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में। और एक और मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थ्योरेटिकल इतना काम हो रहा है, प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा। तो जब वो प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो दुनिया ही डिफरेंट है। तो वो बेशक हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे कॉलेजेस को चाहिए कि हमें प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ दुनिया है उसके बारे में बताना चाहिए यूथ को, कि यार जो आप पढ़ रहे हो वो ठीक है, अपनी जगह उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो प्रोफेशनल जब आपने फील्ड में जाना है वो एक डिफरेंट चीज़ है। वहाँ सिर्फ आपकी एजुकेशन काम नहीं आनी, वहाँ आपका करेक्टर काम आना है, वहाँ आप अपने सीनियर्स को किस तरह रिस्पेक्ट देते हो, आप पंचुअल कितने हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ दुनिया की कोई भी फील्ड है, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके साथ अच्छे हैं तो आप किसी भी फील्ड में एडजस्ट हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं करते। यहाँ पर हम वही एक किताबी कीड़ा एक दूसरे को देख रहे हैं, मेरे चचा का बेटा वो कर रहा है, मैंने भी वही करना है, मेरे फूफा का बेटा वो कर रहा है, बेटी वो कर रही है। तो यहाँ पर देखा देखी काम बहुत है। अपने इंटरेस्ट को एक तो पेरेंट्स की तरफ से भी यही है कि वो जो वो कर रहा है वही करो, दूसरा खुद। इस वजह से हमारा ब्रॉटअप। अच्छा, एक्चुअली इनफैक्ट बिकॉज इट्स सो कॉमन, कुछ दिन पहले भी मैं ये चीज़ सोच रही थी कि क्यों हमारी सोसाइटी में ये अलमिया है कि वो क्या फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, और कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक पेरेंट्स की इंटेंशन अच्छी होती है। जब आज से अगर हम कुछ डेकेड्स पहले चले जाते हैं, 20 साल पहले चले जाते हैं, 15 साल पहले चले जाते हैं, दुनिया बड़ी मुख्तलिफ थी, बड़ी लिमिटेड सी हाँ जी, फील्ड्स थी जिसके अंदर आप कुछ कर पाते थे, और उसके अलावा किसी और फील्ड में अगर आप एंड अप कर जाते थे तो आप एक्चुअली में नहीं सही में सक्सेसफुल होते थे, इतनी ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, नौकरियां इतनी नहीं होती थी, कंपनीज इतनी नहीं होती थी, ऐसे ही। एंड इतना पैसा रनिंग में नहीं होता था जितना कि आज हमें दुनिया के अंदर नजर आता है। तो वो अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन हाँ, ये जो कंपैरिजन है, ये जो एक दौड़ है, रेस है, जो कि या तो आपको मेडिकल पे जाके खत्म होती है या जी, या इंजीनियरिंग पे इंजीनियरिंग जाके या खत्म अकाउंट्स होती पे है, खत्म। और हमारे पास इनफैक्ट नंबर्स में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो जॉब्स और कोई कर रहे सही हैं। तो बात। एक्चुअली में वो एजुकेशन ये देते हैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जाते हुए, क्रिएटिव साइड्स पे बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है। तो वो लोग जो कि एक्चुअली में इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे और वो कुछ नंबरों की वजह से रह गए, या जो लोग मेडिकल पढ़ना चाहते थे कुछ नंबरों की वजह से वो रह गए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसमें छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा, जैसे जो डॉक्टर भी बनना चाह रहा है, जो इंजीनियर भी बनना चाह रहा है, उसमें भी हमारे पास इशू है। उसमें भी इश्यूज ये हैं कि हम इंजीनियर बनना चाह रहे हैं सिर्फ जॉब करने के लिए। हमारा माइंड सेट ही जॉब की तरह से बनाया जाता है, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं। इंजीनियर बन के आप बहुत से बिजनेस कर सकते हैं, आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। आप डॉक्टर बन के बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड हों, चाहे आप फिजिकली बहुत सी कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, बिजनेस स्टार्टअप्स कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम एक ही तरह से हम बताते हैं कि आपने इंजीनियर करना है, ये फला फला 5 कंपनीज हैं, आपका गोल यही है कि बस इस कंपनी में आपको जॉब मिल जाए। मतलब हम स्टार्ट से ही उसके पीछे लगा देते हैं कि आपने यहाँ पे आपका गोल ये होना चाहिए इंजीनियरिंग करके ये कंपनी में आपको जॉब मिल जाए।
तो वो उसके अलावा बच्चा कुछ और सोचता ही नहीं है। हालांकि अगर आप देखें बाहर की यूथ को, इंजीनियर्स, ऐसे ऐसे इंजीनियर्स बैठे हैं यहाँ जो लेकिन वही बात आपकी भी ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स में भी कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं है कि आप अपने स्टार्टअप्स डेवलप कर सकें। अगर आप इंजीनियर हैं तो कुछ कर सकें, तो वही कहीं ना कहीं बात वो आ जाती है कि आप फिर कहते हो कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए, और जॉब्स हमारे पास है नहीं कि बड़े बड़े इंजीनियर्स। अभी मैं बल्कि कल ही किसी एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो, और वो यही बात है, वो भी तंग थे कि यार इतनी मैंने डिग्री की, इतनी एक्सपेंसिव डिग्री हासिल की, और जॉब्स आजकल डॉक्टर्स की भी 30 से 40 हज़ार की जॉब है। इस इन्फ्लेशन के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में 30-40 हज़ार से मेरा नहीं ख्याल कुछ बनता है। तो मेरे ख्याल से हमारे इंस्टीट्यूशंस को और हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे मेंटोर्स हैं, हमें अपनी यूथ को गाइड करना है कि आपने एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, आपने बिजनेस कैसे करना है, आपने स्टार्टअप कैसे रन करना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतर ग्रो कर सकेंगे। स्किल सेट डेवलप करने के हवाले से भी बात, आज की यूथ की क्या चीज़ें होंगी जो कि स्पेशली अगर आप उन पर काम करें, जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात किया, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनका डेवलप होना जितना ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर हम बात करें आज के वक्त की, तो इक्वली टैलेंटेड होना भी ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत पोटेंशियल है, तो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लक कई दफ़ा साथ दे देता है, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी देता, और हर चीज़ लक पर छोड़ देना चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकती है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्फ्लेशन के हवाले से भी बात करेंगे, आज की जॉब मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज हम यूथ के हवाले से बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन को भी डिस्कस किया, डिफरेंट सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी यूथ के ऊपर। जॉब मार्केट की अगर आज हम बात करते हैं, आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो, और जितने भी लोग इस वक्त या तो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या फिर अभी यूनिवर्सिटी में हैं और सोच रहे हैं कि किस साइड पे जाना चाहते हैं, तो आई थिंक ये डिसीजन एक तो इम्पॉर्टेंट बहुत है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पे होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर होगा, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी मेंटल हेल्थ पर भी होगा। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस डिसीजन को सोच समझकर और सही तरह लिया जाए, लेकिन कहाँ से पता चलेगा कि किस तरह से आप इस चॉइस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में आपको अपने पैशंस को देखते हुए और जॉब मार्केट को देखते हुए जाना चाहिए। हसन, अगर हम बात करते हैं आज के सिनारियो की जॉब मार्केट की, आपके ख्याल में कौन सी इस तरह की फील्ड्स हैं जो कि आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं जिसमें बच्चे सक्सीड कर सकते हैं? आपका एक्सपोजर रहा है बाहर का भी, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सही चॉइस में जाएं और ऐसी फील्ड्स में जाएं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबली उनके लिए अच्छी साबित हो सकती है। बिल्कुल, आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमारी इंटरनेट की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और जिस तरह से हमारी आईटी की इंडस्ट्री, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो मेरे ख्याल से इस टाइम इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप इस फील्ड की तरफ आएँ, आईटी सेक्टर की तरफ आएँ। बिकॉज हम ये समझते हैं, अभी भी अगर हम ये देखें तो हमारे पास आईटी में बहुत सी यूथ है, लेकिन शायद वो भी कम है, बिकॉज ग्लोबली इतना इसके ऊपर काम होने वाला है और इतनी अंदर से अंदर इसके अंदर फील्ड्स हैं। सिर्फ अगर आप ई कॉमर्स की तरफ जाएं तो अमेजोन और उससे रेलेवेंट इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं कि आप उस पर अगर आप वो सीख जाएं तो आप उसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बात करें आईटी से रेलेवेंट आगे, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और इसके बाद इससे रेलेवेंट आगे बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप ग्लोबली अपना लोहा मनवा सकते हैं। बस वो बात यही है कि इस तरफ ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हमने काम करना कैसे है, हमें काम आना चाहिए, और इसके साथ साथ जैसे बात आगे हो रही थी कि इन चीज़ों के साथ साथ हमारे सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप होने चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल। उसकी वजह यह है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमें जब अपना काम इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ हमने जाना है, हमें फॉरेन क्लाइंट्स लेने हैं, तो उसके लिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आपके पास टैलेंट कितना है, वो जो बाहर के लोग बैठे हैं वो सारी चीज़ें आप में देखते हैं कि आप पंचुअल कितने हैं, आप जो अपनी बात कर रहे हैं वो पूरी कर रहे हैं,
आप हमसे जो आप बात कर रहे हैं वो कितने रिस्पेक्टेड वे में कर रहे हैं, कितना प्रोफेशनल हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी अगर हमने अपनी जो स्किल्स हैं वो बाहर सेल आउट करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे इंटरनेट ग्रो कर रहा है, अब आगे ब्लॉकचेन का दौर आ रहा है, जो आपकी नॉर्मल करेंसी है ये आगे जाके जो नज़र आ रहा है ख़त्म हो जाएगी। डिजिटल करेंसी की तरफ दुनिया जा रही है, क्रिप्टो करेंसी की तरफ दुनिया जा रही है। और बाहर अभी रशिया से होकर आया हूँ, मैंने अपने पूरे टूर के अंदर जो वहाँ की कम्युनिटी, जो रशियंस लोग हैं, जितने भी इंटरनेशनल लोग वहाँ पर आए हुए हैं, मैंने उनको करेंसी इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। सब डिजिटल करेंसी के ऊपर कन्वर्ट हो गए हैं, और इतना ज़्यादा कन्वर्ट हो गए हैं कि हमारे लिए, मतलब जब आप किसी शॉप के ऊपर भी इवन बाय करने जाते, आम सा शॉप, जनरल किसी मार्ट के ऊपर अगर आप कुछ वहाँ खरीदने जाते हैं, जब आप उसको करेंसी देते हैं तो वो उसको थोड़ा सा फील होता है, वो समझ जाता है कि यार ये किसी और ऐसे मुल्क से हैं जिनके इनको डिजिटल करेंसी यहाँ पर इस्तेमाल करना नहीं आता। मतलब इतना वो यूज टू हो गए हैं डिजिटल करेंसी के लिए को इस्तेमाल करते हुए कि उनके लिए बहुत चीज़ नॉर्मल हो गई। तो ये दुनिया आगे जाके इस तरफ जा रही है, तो हमें आज से इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। और मैं यूथ को भी कहता हूँ कि इसको सीखें और इसकी तरफ आएँ, बिकॉज इसके अंदर पैसा तो है ही है, लेकिन आगे जो आप बहुत सा दौर जो आगे फ्यूचर आ रहा है उसके अंदर जो अभी करंटली आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी में फंसे रह जाएं और फिर आगे 5 साल बाद आप कहें कि मेरी जॉब तो ख़त्म हो गई है या मुझे इसमें पैसे नहीं मिल रहे। तो उसकी वजह नहीं है, उसका प्रॉब्लम यही होगा कि आपने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इवॉल्व करना वक्त के साथ। ज़्यादातर फील्ड्स किस तरह से आगे चलते हुए बदलें कि ये तो वक्त ही बता पाएगा। इनफैक्ट जो आज आईटी सेक्टर है वो जिस तरह से रन कर रहा है, अगले 5 साल में वो भी सेम नहीं रहेगा, वो भी बदल जाएगा, वो भी तब्दील हो जाएगा। और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली हम पूरी दुनिया से अगर हम बात करें, डिफरेंट कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, हम उनसे पीछे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई डू थिंक कि यहाँ पर पोटेंशियल इतना है कि वी हैव सम वेरी टैलेंटेड पीपल आउट देयर जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग के थ्रू पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं और अपनी सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर बाहर के ममालिक से हम कंपैरिजन करें तो हमारी यूथ में आपको ज़्यादा टेक्निकली स्किल्ड परसेंटेज ऑफ पीपल मिलेंगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और वहाँ के लोग यहाँ से काम लेते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है आई थिंक कि वहाँ पर इवन दो सारी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज होने के बावजूद शायद वो उतने टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स नहीं बना पा रहे जितने कि पाकिस्तान में बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने इवॉल्व करने की बात की, कितना ज़रूरी है किसी भी फील्ड में आप हो, टेक में हो, ओवरऑल किसी भी और चीज़ में हो, लैंग्वेजेस में हो, किसी भी और फील्ड में, कितना इंपॉर्टेंट है वक्त के साथ इवॉल्व करते रहना? वक्त के साथ मैं समझता हूँ इवॉल्व करना इतना ही ज़रूरी है जितना मैं समझता हूँ आप यूँ समझ लें कि आप अपना ख्याल रखते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ आपको अपने इस प्रोफेशन का भी ख्याल रखना चाहिए कि वक्त जिस तरह आजकल जो डिजिटल एरा है, जितनी तेज़ी से दुनिया चेंज हो रही है, तो वक्त के साथ इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात हो रही है, तो एक और वजह है जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो ये बात नो डाउट है कि हमारे पास यहाँ पर टैलेंट है, मतलब कम रिसोर्सेज हैं, कम हमारे पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी टैलेंट है। लेकिन उसके बाद उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो ये जो इस तरह के लोग हैं, जो इक्विप्ड लोग हैं, जो आईटी के लोग हैं, वहाँ पर जो ये कॉस्ट है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, कॉस्ट बहुत हाई है। तो वो जो वहाँ के जो फॉरेनर्स हैं वो ढूंढते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, कि यहाँ पर आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव लेबर मिल जाती है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव आपको लोग मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें ग्रैब करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अब अगर आप बात करें आज 207-8 पे डॉलर है, तो हमारा कन्वर्जन रेट इतना ज़्यादा है कि हमारी वहाँ की कम, हमें जो इनकम भी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो इस वजह से भी हमें अभी इस मार्केट को ग्रैब करना चाहिए। आज अभी इसी वीक की बात है, हम इस टाइम दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। अमेजॉन यूजर्स में अगर हम बात करें, अमेजॉन सेलर्स में दुनिया में तीसरे नंबर पे हमारा मुल्क आ चुका है। मतलब इंडिया पीछे हमसे, बांग्लादेश, हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारी यूथ जो है अब ई कॉमर्स की तरफ आ रही है, टैक्स रिलेटेड फील्ड पे आ रही है, और जो एक बेसिक एजुकेशन है उससे हट के आ रही है। तो अपने आप को, वही बात है, इवॉल्व कर रहे हैं ये लोग। लेकिन वही बात है कि आज अमेजॉन है, अमेजॉन के ऊपर भाग दो पड़ी हुई है कि जी मैं भी अमेजॉन सीख लूँ, 4 साल बाद क्या पता ना हो। तो आपने अपने आप को पहले से ही अपडेट रखना है, आपने अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखना है कि आगे क्या आ रहा है, आप कैसे उसके साथ अपने आप को ग्रो कर सकते हैं।
एंड जितना ज़रूरी इवॉल्व करना है उतना ज़रूरी वक्त के साथ नई चीज़ों को सीखना भी है, बिकॉज आई डू फील लाइक एक सर्टन पॉइंट के बाद वी डोंट वांट टू वर्क ऑन आवर स्किल सेट एनीमोर एंड वी लाइक अच्छा बस ठीक है जो पता है उसी के ऊपर काम करते हैं। कितना ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट। एंड एक दफ़ा अगर आपका 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, अगर आप बड़ी कंपनीज में बात करें, इवन मल्टी नेशनल्स में, कितना ज़रूरी है कि स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस कभी भी ना रुके। देखें, जहाँ तक बात है स्किल सीखने की या अपनी लर्निंग की, तो वो मैं तो समझता हूँ कि मरते दम तक आपको सीखना छोड़ना नहीं चाहिए। इंसान अपने आखिरी सांस तक सीखता रहता है, और अगर वो सीखना छोड़ देगा या वो समझेगा कि मैं अब सब कुछ सीख गया हूँ, अब मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो वो बहुत जल्द पीछे रह जाएगा। हमारे पास बहुत सी बड़ी बड़ी मिसालें ऐसी हैं इवॉल्व के साथ साथ सीखने की। जैसे आपको सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने अगर कंपनीज की बात करें, नोकिया की मिसाल है। एक वक्त ऐसा था कि नोकिया पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, लेकिन वही बात है, उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया। इससे भी मेरे जी माइंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद है झंग से, तो पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? आवाज़ सुन पा रही है मेरी? जी सही है। आप हैं? जी बताएं, कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ शेयर करना जी चाहती हैं? बहुत आवाज हल्की आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप कुछ पूछना चाहेंगी या फिर कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, समझ ही नहीं आ रही। आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है हमें। अगर टीवी आपने पीछे ऑन किया हुआ है तो उसकी वॉल्यूम कम कर दें ताकि आप बेहतर तरीके से हमें सुन पाएं। और ये ज़रूर बताइएगा कि कुछ पूछना चाहेंगी या कुछ शेयर करना चाहेंगी। जी वो आपके प्रोग्राम में आ रहा था कि अगर बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं कि घर पे अखराजात नहीं है इतने, जी तो जी उसके लिए हमने कॉल की थी कि जी मैंने जी अपनी बेटी को पढ़ाना और घर पे ना इतने अखराजात नहीं है कि हम उसे ना बिल्कुल आगे फैसलाबाद पढ़ा से, सकें। ये फैसला झंग से बात करें। ठीक है। जी आप बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी बाजी, हम बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर। तो आप अगर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दे दें, हमारे स्कूल्स हैं ऐसे ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते और पढ़ना चाहते हैं। हमारे मुख्तलिफ जगह पे स्कूल्स हैं जहाँ पर हम फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म भी बच्चों को फ्री देते हैं, स्टेशनरी भी बच्चों को फ्री दी जाती है। बस उसमें हमारी हमारी जो वालिदैन हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हम चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे साथ अटैच हों जिनके वालिदैन, जैसे आपने कॉल की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हैं, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। तो हमारे इदारे आप जैसे वालिदैन के लिए खुलें। आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए, हम आपसे ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपकी बेटी ज़रूर पढ़ेगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारी कॉलर जंग से हमारे साथ मौजूद थी। अपनी डिटेल्स लाजमी तौर पे जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, जिस नंबर पे आपने कॉल की है उसके ऊपर से, और अपनी बच्ची के हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो कि उनकी एज और किस क्लास में और इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर भेज दें, ताकि हम डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर सकें। और जितनी ज़्यादा बच्चियाँ स्कूल जाएंगी उतना ही रोशन पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको ज़िंदगी में वो हर चीज़ दें जो कि उनकी ज़रूरत है, जो उनको एक बेहतर तरह से अपनी ज़िंदगी इस माशरे में गुजारने के लिए मदद कर सकती है। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज पाकिस्तान की यूथ के हवाले से डिस्कशन हुआ, हमारा इन्फ्लेशन का क्या असर है आज की जॉब मार्केट पे और हमारी यूथ के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स हमारी कोशिश रही है हमेशा कि डिफरेंट चीज़ों और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करें जो कि आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। आज के सिनेरियो में जहाँ पर इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह से हमारी यूथ सक्सेसफुल हो सकती है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस हवाले से भी हमने ज़रूर बात की। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में है, वो है ग्लोबली अपने आप को अवेयर रखना, पता होना कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आउट देयर, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाना। और आई थिंक ये हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात होती है अगर वो अपॉर्चुनिटी और वो मौका उनको मिलता है। लेकिन क्या आज हमारी यूथ को
पता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास अवेलेबल हैं, कौन से ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं इनफैक्ट, एंड डोंट थिंक कि कोई ऑप्शंस नहीं है, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑन अ ग्लोबल स्टेज अवेलेबल हैं जो कि हमारी यूथ एक्सेस कर सकती है, उसके थ्रू अपने आप को अपने टैलेंट्स को इन्हांस कर सकती है, अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकती है और पाकिस्तान का नाम एट द एंड रोशन कर सकती है। इस बारे में ज़रूर बताइएगा हसन, आपका एक्सपोजर रहा है इंटरनेशनली, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एट दिस मोमेंट इन टाइम हमारी एक्सेस कर सकती है, उससे फ़ायदा उठा सकती है? जी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत सी, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है जो कि आजकल मेरे ख्याल से हर घर में मौजूद है, तो आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट्स पे और बहुत से सोशल मीडिया पेजेस हैं, बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको इवन फुली फंडेड आपको कॉन्फ्रेंसेस में लेकर जाती हैं, आपको वहाँ जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, आपको ट्रेनिंग्स देती हैं, आपको वहाँ के जो कल्चरल एक्सचेंज होता है वो सीखने का मौका मिलता है। इसी तरह जैसे मैं अभी रिसेंटली रशिया होकर आया हूँ, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और 60 से 70 मुल्क से वहाँ पे डेलीगेट्स आए हुए थे, तो इतने मुल्कों के जो डेलीगेट्स उनसे सीखने को, उनके फिर कनेक्शंस बहुत आपके बिल्ड हो जाते हैं, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इस टाइम फ्यूचर टीम पाकिस्तान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद में, और मैं उसकी तरफ से बेसिकली सेलेक्ट हुआ था और आगे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमारे 15 से 20 डेलीगेट सेलेक्ट हुए थे जो कि गए थे रशिया, और वहाँ पर यूरो एशिया ग्लोबल एक कॉन्फ्रेंस होती है, ये हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल डेलीगेट सेलेक्ट होते हैं और आप वहाँ पर जाते हैं जो भी अगर सेलेक्ट हो जाए, और ये फुली फंडेड होती है, मतलब वहाँ पर आपका रिहाइश से लेके आपका खाने से लेके एक एक चीज़ का एक्सपेंस वो लोग बेयर करते हैं। और ना सिर्फ ये कॉन्फ्रेंस बल्कि इससे पहले भी बहुत सी कॉन्फ्रेंस मैं अटेंड कर चुका हूँ और वो भी सारी फुली फंडेड होती हैं। तो बात वही है कि मुझसे लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं कि यार आप कैसे जाते हो। बात है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा अपनी आंखें खुली रखें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस दुनिया से थोड़ा सा बाहर आए, और अगर इस दुनिया में हो भी तो अच्छी चीजें, हाँ जी, सही कंटेंट के साथ सही कंटेंट देखें आप। ऐसे मैं एक पेज जानता हूँ स्कॉलरशिप कॉर्नर के नाम से, बहुत अच्छा पेज है, आप अगर वो पेज इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, उसको लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर डेली बेस पे वो आपको लिंक दे रहे होते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आपका अपना टैलेंट है कि आप उनका जो वो इंटरव्यू पैनल होता है उसमें आप कैसे इंटरव्यू देते हैं, आप कैसे आप खुद अपने आप को अप्लाई करते हैं, तो फिर वो आपकी बड़ी सिलेक्शंस होती हैं। आप अगर सेलेक्ट हो जाएं तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए, और सबसे बड़ी बात है जब आप किसी भी इंटरनेशनल टूर से होकर आते हैं तो जो आपको एक्सपोजर मिलता है। अब जैसे मैं ही अभी होकर आया हूँ, वहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 70 मुल्कों में से हमारे उम्मीद फाउंडेशन का प्रोजेक्ट को हमें बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। तो ये चीजें अब वहां जाके जब ये चीज हुई मेरे साथ, तो एक जो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिली, एक जो बूस्ट मिला, फिर उसके बाद मेरे कनेक्शंस बहुत हुए, मतलब बहुत से मुल्कों के जो वहां पर लोग आए हुए थे, उन्होंने हमें कहा कि हम आपको यहाँ पर ऑफर करते हैं, आप आएँ, यहाँ पर आप उम्मीद स्टार्ट करें, ये हम आपको लिंक्स देते हैं, यहाँ इससे आपको ग्रांट्स मिल सकती हैं, हम आपको अपने मुल्क से ग्रांट्स लेके देंगे, वॉलंटियर्स देंगे। तो इतनी चीजें मुझे जस्ट एक टूर से इकट्ठी हुई, वो अगर मैं पाकिस्तान रहता तो शायद कभी भी मुझे ये अपॉर्चुनिटीज ना मिलती। एंड एक्चुअली में ये किसी भी तरह से हमारे मुल्क को इन अ बैड लाइट पुट करना नहीं है, बट आज की दुनिया बड़ी ग्लोबलाइज्ड है, एक तरह से कनेक्टेड है। अगर आप उस कनेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो ज़रूरी है कि अपने आप को अप टू डेट रखें, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। ये मत सोचें कि भाई अगर हम फैसलाबाद में रहते हैं तो बस फैसलाबाद का ही पता होना ज़रूरी है। नेटवर्किंग करें दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में, और आज हमारे पास वो हर चीज़, हर रिसोर्स मौजूद है जिसके थ्रू ये मुमकिन हो सकता है। तो एक्चुअली में अपने हार्डवर्क की और डिटर्मिनेशन की यहाँ पर बात आ जाती है। हसन, आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। पहले तो आई थिंक उम्मीद फाउंडेशन इन इटसेल्फ इज़ एन अमेजिंग इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। उसके अलावा कौन से अवार्ड्स हैं जो कि आपने जीते हैं, और क्या हार्डवर्क और क्या जर्नी थी आपकी उन अवार्ड्स के पीछे? जर्नी बस एक थी, मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेरे साथ, मैं उनका जितना शुक्रिया अदा कर लूँ, उनकी दुआओं से ही आज मैं जो भी हूँ इस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में एक डियाना अवार्ड है वो मैंने अचीव किया हुआ है। बहुत ही कम नौजवान ऐसे हैं पूरे इस मुल्क में जो ये वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, जिसको जो कि वहाँ की जो आपके किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम, वो खुद इसको आके प्रेजेंट करते हैं और वहाँ यूके में डेलीगेट्स जाते हैं, वहाँ पर अवार्ड आपको दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद मुझे अभी रिसेंटली प्राइड ऑफ फैसलाबाद का अवार्ड मिला, और वो मुझे बड़ा, मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। एक बहुत इवेंट हुआ, उसमें बाकायदा वोटिंग की गई और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात उसमें थी। इवन
क्रिकेटर आसिफ अली जो हमारे फैसलाबाद का फ़ख्र है, वो उसमें खुद नॉमिनेटेड थे। उनके साथ मेरा भी किसी कैटेगरी में नॉमिनेट होना मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी कि मुझे लोगों ने वोट किया और प्राइड ऑफ फैसलाबाद का मुझे अवार्ड मिला। तो इसके अलावा जो बहुत सी मैं कॉन्फ्रेंसेज में गया हूँ, जैसे अभी रशिया में गया हुआ था, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और हमें बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये अवार्ड्स मैं समझता हूँ आप ठीक है, आपको ये बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन इन अवार्ड से भी ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें जेन्युइनली लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। अवार्ड्स आपको मिलते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स किसी भी कॉज को दिल से करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया कि आज का हमारा पहला सेक्शन नौजवानों के हवाले से था। किस तरह से आप अपनी आज की दुनिया में अपने आप को स्किल डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की आज की दुनिया में अवेलेबल हैं, जॉब मार्केट किस तरह की है पाकिस्तान की करंटली, और किस तरह से हमारे सोशो इकोनॉमिक इशूज़ हम सबको इम्पैक्ट करते हैं, इस पर हमारी बातचीत हुई। लेकिन आई थिंक बिकॉज आज सैटरडे है तो थोड़ी सी इंटरटेनमेंट तो लाजमी तौर पे होनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि फैसलाबाद शहर के एक बहुत ही पॉपुलर टैलेंटेड नेम को अपने शो में इनवाइट करें, जो कि ना सिर्फ फैसलाबाद शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत ही वेल नोन है और लोगों से बहुत सारा प्यार इनको मिला है। एंड ऑफ कोर्स जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो फैसलाबाद शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और इससे हमें बहुत बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बिकॉज जब भी कहीं जाते हैं तो फैसलाबाद शहर का भी नाम रोशन करते हैं। तो जी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं और चंदू बाबा इनका नाम है, सिंगर हैं, कंपोजर भी हैं। इनके कुछ गाने जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब से नैना मिले, काले रंग दी पराडो और इस तरह के और भी बहुत सारे बेशुमार गाने जो कि आज की यूथ के साथ बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आपकी आवाज़ में जो मिठास है, आई ट्रूली हैव टू से कि बहुत कम लोगों की आवाज़ में इस तरह की स्मूथनेस और मिठास होती है। आपकी जो सिंगिंग की जर्नी है कब से शुरू हुई? कॉलेज में गाते थे, स्कूल में गाते थे, बचपन से शौक था? स्टार्ट किया था मैंने, तो बस शौक था सिर्फ। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करता रहा, तो लोग अच्छे मिलते रहे, तो फिर मैंने प्रॉपर सीखना स्टार्ट किया था ये। मैंने अपने उस्ताद जी के पास क्लास ली थी। मेरे पहले उस्ताद जी थे, उनकी डेथ हो गई थी। उस्ताद बशीर खान साहब थे, चनियोट से थे वो। फिर उसके बाद मैं अली बास भाई का शागिर्द हो गया था। अली भाई के पास काफ़ी टाइम गुजारा मैंने, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उनका स्टूडियो भी किया मैंने काफ़ी, तकरीबन 2 साल मैंने उनका स्टूडियो किया। बस फिर ऐसे कहते हैं ना कि दुनिया ही उस्ताद है, तो लोगों से सीख क्या सीखा दुनिया से आपने? दुनिया से तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ज़्यादा बेवफाई सीखी है। बेवफाई सीखी। हाँ जी, बिल्कुल। उम्मीद सिर्फ अल्लाह पे होनी चाहिए, लोग वसीला बनते हैं, बाकी लोग भी अच्छे हैं, सब ने प्यार दिया है और माँ की दुआएं हैं बाकी। सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कब रहा जहाँ पर आपने डिसाइड किया कि प्रोफेशनली आप सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं? ये 2 साल पहले की बात है, जब मैंने सोचा कि मुझे प्रोफेशनली करना चाहिए। लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। जब मैंने अपना पहला सॉन्ग किया काले रंग दी पराडो, तो उसके बाद मुझे बहुत प्यार मिला। फिर प्रोग्राम्स भी किए मैंने, फिर मैं अली भाई के साथ परफॉर्म भी करता रहा हूँ स्टेज पे, तो मुझे वहाँ से बहुत प्यार मिला। फिर मैंने कहा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और आपका फेवरेट अपने जो गाने हैं उनमें से कौन सा गाना है जो चाहे आपने सिंग किया हो या कंपोज किया? जब से नैना मिले। जब से नैना मिले। और क्या स्टोरी है इस गाने के पीछे? इसमें स्टोरी बहुत सैड स्टोरी है। जब से नैना मिले, आई थिंक सैडनेस थोड़ी सी होनी चाहिए। हर आर्टिस्ट की जिंदगी में सैडनेस नहीं होती तो आर्टिस्ट नहीं बनते। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सॉन्ग भी इसी हवाले से है, बहुत सैड सॉन्ग है ये, यानी ये मेरी स्टोरी पे ही है, मेरी लाइफ पे लिखा हुआ है। MS आबिद साहब ने लिखा था सॉन्ग, तो मैंने उनको कहा था मेरी लाइफ पे कोई सॉन्ग लिख के दें, तो मैंने उनको स्टोरी बताई थी, उन्होंने स्टोरी वाइज सॉन्ग को लिखा था। फिर मैंने इसको गाया, फिर बड़ा प्यार मिला लोगों से। फिर अली भाई ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, उन्होंने फिर मुझे सिखाया, रियाज करवाया, तो बस आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। अच्छा, रियाज को कितना वक्त देते हैं? रियाज को तकरीबन सारा दिन ही बैठे रहते हैं रियाज पे। अच्छा, तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, जब दिल करता है रूदारी शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रही थी और उसके अंदर एक सिंगर ने अपनी जर्नी एक्सप्लेन की हुई थी कि किस तरह से जब उन्होंने पहले दिन सिंगिंग शुरू की तो किस तरह से उनकी जो आवाज़ थी और किस तरह से सुर था, और फिर वो किस तरह से ओवर टाइम जब आप डेली
बेसिस पे करते रहते हैं और एक चीज़ को, एक क्राफ्ट को एक्चुअली में इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह ओवर टाइम, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद, किस तरह से आपकी आवाज़ में वो मिठास और वो स्मूथनेस नज़र आना शुरू हो जाती है। बहुत कम लोगों की आवाज़ में वो नेचुरली होती है। तो ये बड़ी सच बात है। आप अग्री करेंगे इससे कि जितना आप प्रयास करें, जितना आप वक्त दें किसी भी आर्ट को, उतना वो बेहतर होती जाती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। लोग कहते थे कि क्या करनी है सिंगिंग करके, छोड़ दो, क्या इसमें कुछ भी नहीं रखा। लेकिन फिर मैंने मेहनत की। नदीम भाई हैं, जानती होंगी आप, लूने वाला है, तो उनकी उनकी फैमिली में मैं गया हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे कुछ सुनाया ना, तो उन्होंने बहुत किया कि यार आप नहीं सीख सकते। तो मैंने वो फिर एक टारगेट में जमीन कि मैं करके दिखाऊंगा। कोशिश की, फिर मैंने मेहनत की। रियाज को मैं सारी सारी रात टाइम देता था। मेरे उस्ताद थे, इनकी डेथ हो गई, अल्लाह ने जन्नत में जगह दी। उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है मुझे और उन्होंने बड़ा प्यार दिया। फिर अली भाई से मिला तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया और अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं। तो बस ये फिर ये है कि जितना रियाज इंसान करता रहे उतनी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। पैशन या हार्ड वर्क, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। और नेचुरल टैलेंट या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क ही है। हार्ड कि वर्क। नेचुरल जो होता है वो तो गॉड गिफ्टेड होता है ना, लेकिन उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसमें भी वही कहते हैं ना, हज़रत अली का फरमान है कि मैंने बहुत से इल्म वाले मुकद्दर वालों के दर पे खड़े हुए देखे। बहुत सारे इल्म वाले मुकद्दर वालों के दर पे खड़े हुए देखे। यानी कि लक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लक प्ले बहुत करता है। ज़रूरी है। आपका मुकद्दर अच्छा है तो आप ज़रूर आगे जाते हैं। आवाज़ भी इतनी मैटर नहीं करती, अगर आप मेहनत करें तो डेफिनेटली अल्लाह पाक फल देता है। तो मेहनत का फल हमेशा ज़िंदगी में मिलता है। आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि जहाँ पर जिस तरह आपने बात की कि पहली दफ़ा जब आप गए तो आपको कहा कि जी नहीं आप कर सकते, तो आपने एक मिशन बना लिया, उसको एज अ चैलेंज ले लिया, एज अ फेलियर नहीं लिया उसको। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो मेरी यानी तारीफ़ नहीं करते। आपको वो लोग बहुत बहुत पसंद है? पसंद, जो तारीफ़ करते हैं मुझे वो लोग नहीं पसंद। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि जो लोग मुंह पे तारीफ़ करते हैं वो हम्म। आपके साथ मुखलिस नहीं है। हम्म। हमेशा आपका अच्छा दोस्त आपको अच्छा रास्ता बताएगा। वो बताएगा कि यहाँ से सुर आपने अच्छा नहीं लगाया, यहाँ से आप इसको बेहतर करें, यूँ करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो वो मेरे हिसाब से वो बेहतर है इंसान जो आपकी गलती आपको बता दे। किसको अगर अपनी ज़िंदगी में क्रेडिट देंगे, चाहे वो आपकी गलतियां बताने के लिए, चाहे बुरे वक्त में साथ देने के लिए? अली अब्बास भाई, जो मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने बहुत मुझे बताया, वरना सब ने मुझे मेरी तारीफ़ ही की है। तारीफ़ के कहते हैं ना पुल बांध देना, वो किया। लेकिन मुझे खुद फील होता था घर आके, मैं जब सोचता था कि नहीं मैंने यहाँ से मिस्टेक की है और इस इंसान ने मुझे बताया नहीं। लेकिन वो अली भाई मुझे बताते थे प्रॉपर, लेकिन वो सबके सामने नहीं बताते थे, मुझे साइड पे जाके मुझे बताते थे कि यहाँ से आपने ऐसे किया, आप यहाँ से मज़ीद मेहनत करें। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करवाई है, तो उन्होंने वाकई बहुत सपोर्ट किया। रियाजत पर कितना वक्त देते हैं? आपने कहा कि ऑन डेली बेसिस बहुत सारे वक्त, पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं पूरा कई पूरा दफ़ा। दिन लेकिन गुजार। अगर जो लोग नए हैं और वो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे रियाजत के हवाले से? वो तकरीबन 1 घंटा रियाज करें। सा का रियाज होता है जो यानी अलाप का रियाज होता है, वो 1 घंटा भी अगर वो सा का रियाज जो आ करते हैं ना, उसका रियाज तकरीबन घंटा प्रॉपर अगर उसको दे ना, सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह इंसान वैसे कुछ खाया पिया नहीं होता, तो उस टाइम रियाज सबसे बेटर रहता है। अच्छा, तो सुबह के वक्त सुबह के का वक्त रियाज 1 घंटा भी एक अगर घंटा दें तो वो बहुत है, जो आजकल के जो जनरेशन चल रही है ना उनके लिए। वरना खान साहब मेहंदी सन और जो खान साहब नुसरत अली खान साहब गुजरे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि उनको खाने का होश नहीं होता था, वो रियाज करते रहते हैं। फिर उन्होंने नाम भी बनाया है। तो यानी कि हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। इसमें जितना आप रियाज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, आपके कोई गले के लिए ऐसा अच्छा होगा। सॉन्ग जो कि प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो उन लोगों के लिए जो कि अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं? ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं। आप ये जो यंगस्टर्स हैं उनको चाहिए कि ओल्ड सॉन्ग सुने, जैसे मेहंदी हसन खान साहब, मैडम नूरजहाँ, उनको सुने ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। लेकिन गाएं वो ये आजकल के रूटीन वाइज सॉन्ग्स ही गाएं, लेकिन रियाज उनके गानों पे करें। अच्छा, आजकल म्यूज़िक का टेस्ट बड़ा डिफरेंट हो गया, एंड आई थिंक होना भी चाहिए। जी तो बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, आई लव कि कितना म्यूज़िक बदल चुका है, कितना इवॉल्व हो चुका है, चेंज हो रहा है, कितने सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं।
जो आज के बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, वो ऑफ कोर्स एक डिफरेंट तरह का म्यूजिक सुनते हैं, डिफरेंट तरह के म्यूजिक के साथ अटैच होते हैं। किस तरह से आप उसमें भी अपनी स्किल को डेवलप कर सकते ये तो उनके उस्ताद पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी यानी लाइन पे लगाएंगे। एक खुदा ने एक वोकल इंसान के गले में रखा है, किसी कोई ऊंचा गाता है, कोई नीचा गाता है, तो वो उस्ताद बताता है कि बेटा आप ये इस लाइन पे गाओ तो आपकी यानी इम्प्रूवमेंट होगी। वो ये होता है ना कि एक का वोकल नीचे है तो वो ऊपर गा रहा है, तो उसके जो गला है उसका यानी वो ख़राब हो जाता है गला। जो ऊपर है वो नीचे गा रहा है, तो प्रॉपर इंसान को वो लाइन पकड़नी चाहिए जो उसका वोकल है। अच्छा, हर गाने को अपने जॉनर से गाना चाहिए। यानी कि हर किसी का जो अपना इंडिपेंडेंट स्टाइल जी है, बिल्कुल। जो और खान आवाज़ साहब की डेप्थ है। खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने ऊंचा गाया है, आप उन्हीं के सॉन्ग को अपने वॉइस में गाएं, नीचे करके गाएं, नीचे सुकून से गाएं, ये मौसीकी है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहसिन शाह बात कर रहा हूँ, मैं चिन्नौर से। जी बताएं, कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं चंदू बाबा से गाने की फरमाइश करना चाहूँ। रफ्ता रफ्ता हंसी क्या समा हो गई अपनी आवाज में जिसको हमें सुना। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। मैं व्यक्ति इनका स्कूल फेलो हूँ, तो मैं जानता हूँ चंदू बाबा का अच्छे तरीके से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की दी, मजीद तरक्की दे पार्टी में। बिल्कुल जी। कुछ कहना चाहते हैं हमारे कॉलेज से तो कह सकते हैं आप। जी बहुत शुक्रिया जी आपके प्यार का, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बारीक कॉल लोग करने हैं। का। और मतलब हमारी ऑडियंस में से फरमाइश हो और उसको हम पूरा ना करेंगे तो मुमकिन नहीं है। तो अगर आप कुछ लाइनें सुना दो। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। थैंक यू जी, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। और आई थिंक बहुत, लाइक आई सेड बिफोर, कि बहुत कम लोगों की आवाज़ में इतनी स्मूथनेस होती है और सर्टन तरह के गानों को परफॉर्म करने के लिए वो ज़रूरी होता है। अच्छा, कॉम्पोजिशन की भी बात कर लेते हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कोई भी गाना कंपोज करते हो? कंपोजिशन का बेसिकली मतलब होता है कि किसी शायरी को खूबसूरती से बयान कर देना, ये कंपोजिशन है। अच्छा बताएं, क्या किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? इमोशंस का किस तरह से ख्याल रखते हैं? म्यूजिक किस तरह से शायरी पे डिपेंड करता है। शायरी सैड है तो सैड वो राग का होता है ना साहब। अगर आप यानी सैड शायरी है तो आप उसको सैड राग में ही कंपोज करेंगे, क्योंकि बहुत से सैड राग हैं, जैसे मियाँ की मल्हार है, बहुत सैड है। फिर राग शुद्ध सारंग है जो मेहंदी हसन खान साहब ने बहुत गाया है, और यानी उसको आप सैड में ही करेंगे तो वो प्यारा लगेगा। अब जैसे फास्ट सॉन्ग्स हैं वो उनके हिसाब से राग भी चेंज होते हैं सारे। अच्छा, लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे सैड सॉन्ग्स हैं जिनके पीछे आपको काफ़ी हैवी और फास्ट म्यूजिक मिलता है। वो उस पर डिपेंड करता है। वो आजकल बस कहते हैं ना म्यूजिक चेंज हो गया, तो वो हिसाब है। आजकल म्यूजिक और है और कंपोजिशंस और हैं, लेकिन लोग सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करते हैं, उनको शायरी का कोई पता नहीं होता कि लिखा किसने है, कंपोज किसने किया है। ना कंपोज़र का नाम होता है, ना म्यूजिशियन का नाम होता है। ये नहीं लोग देखते कि फ्लूट किसने प्ले किया है। सबसे ज़्यादा सिंगर से ज़्यादा मेरे म्यूजिशियंस की होती है। नहीं, विदाउट अ डाउट आई थिंक अगर पूरी टीम आपकी टैलेंटेड नहीं है और डेडिकेटेड नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। एंड अप्रिसिएशन और फुल क्रेडिट आई थिंक पूरी टीम के हर मेंबर को जाता है, इंडिविजुअली हर मेंबर को जाता है। अब आप क्योंकि हमारे शो में मौजूद हैं तो हम इस मौके को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपसे एक और गाना सुनना चाहते हैं। कोई भी गाना। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि आज हम
एक बहुत ही खास मेहमान के साथ मौजूद है जिनकी आवाज़ में वो मिठास है, वो खूबसूरती है, जिसको सुनकर आई थिंक हम सब के जो गम है वो कुछ लम्हों के लिए हम भूल जाते हैं या इतना रिलेट कर पाते हैं कि कुछ पुरानी यादें एक दफ़ा फिर ताज़ा हो जाती हैं। ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा वक्त भी होता है, बुरा वक्त भी होता है, परेशानियाँ भी होती हैं, खुशियाँ भी होती हैं, सक्सेस भी होता है और फेलियर भी होती है। एंड आई थिंक इन सब चीज़ों को जो एक तरह से हम सबको यूनाइट कर देती हैं, एक ही एहसास जो हम एक साथ लोग महसूस कर पाते हैं, वो म्यूज़िक के थ्रू होता है। वरना तो हम डिफरेंट ज़िंदगी के मोमेंट्स में इनको एक्सपीरियंस करते हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़्यादातर। लेकिन जब हम कोई गाना सुनते हैं तो अगर उस गाने में उदासी है तो हम भी कुछ लम्हों के लिए उदास हो जाते हैं, अगर उस गाने में खुशी है तो हम भी कुछ लम्हों के लिए खुश हो जाते हैं, अगर उस गाने में कुछ यादें हैं तो हम भी कुछ यादों में गुम हो जाते हो। तो आई थिंक म्यूज़िक हैज़ दैट एबिलिटी कि विदाउट अ लैंग्वेज, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा कि क्या अल्फाज हैं, सिर्फ वैसे ही सुनकर आप समझ आते हैं कि क्या एहसास है जो कि उस गाने के थ्रू रेडिएट कर रहा है आपके पास। कितना ज़रूरी है एहसास का होना म्यूज़िक के अंदर? वो हज़रत अली का फरमान है ना कि वो आपका दोस्त नहीं जिसमें एहसास का रिश्ता ना हो। तो एहसास होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत कम लोगों में एहसास मिलता है, और जिनमें एहसास मिलता है वो आपसे बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करवाते। वो आपको खुद जज करना पड़ता है कि ये आपसे एहसास करता है या नहीं करता। और जो आपका एहसास नहीं करता, मेरे ख्याल से आप उससे दूर हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि जो एहसास नहीं कर सकता वो आपसे प्यार भी नहीं कभी कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता एहसास का है। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, बल्कि म्यूज़िक में नहीं। जो भी म्यूजिशियंस हैं आज आउट देयर जो कि अभी अपने करियर्स में स्टार्ट करना चाह रहे हैं या एज अ साइड हॉबी इंटरेस्टेड हैं, किस तरह से वो अपने म्यूज़िक को ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं? जितना ज़्यादा एहसास, जितनी ज़्यादा फीलिंग्स आप एक सॉन्ग के थ्रू दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उतना ही आपका म्यूज़िक हमेशा पॉपुलर होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वही बात फिर आ जाती है कि रियाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। अच्छा, रियाज बहुत ज़रूरी है। रियाज भी है, फिर एहसास भी है। एहसास वो लोग करेंगे ना जिनके साथ आप अटैच हैं, वो आपके साथ एहसास करेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि किसी पे उम्मीद ना रखें। अच्छा। क्योंकि उम्मीद सिर्फ रब से होनी चाहिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। लिरिक्स कितने इम्पोर्टेंट हैं किसी भी गाने को इम्पैक्टफुल बनाने? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है। लिरिक्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लिरिक्स अच्छे होंगे तो ही कंपोजिशन हिट होगी। एक कंपोज़र है ना, उसको जैसे लिरिक्स मिलेंगे वो वैसी कंपोजिशन बनाएगा। उसको अच्छी शायरी मिलेगी तो वो अच्छा कंपोज करेगा। तो वो यही है कि लोग अच्छे लिखने वाले भी हैं, लेकिन छुपे हुए हैं लोग मिलते नहीं हैं शायर। अब एक शायर है MS आबिद, आपके फैसलाबाद से ही हैं, जो कि बहुत अच्छा इस टाइम लिख रहे हैं, इंडिया में लिख रहे हैं। गड्डी तू मंगा दे उन्होंने लिखा है, फिर मेरा सॉन्ग जब से ना मिले उन्होंने लिखा है। तो मैं यही कहूँगा कि उनसे मिलें लोग, जो न्यू आने वाले हैं ना लोग, वो उनसे शायरी लें, उनसे मिलें, तो उनका कलाम लिखा हुआ हर हिट हो जाता है। तो शायर का इसमें होना बहुत ज़रूरी है कि शायर अच्छा हो तो आपकी जो कंपोजिशन है वो ज़रूर हिट होगी। सिंगिंग स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड हर सिंगर का एक अपना स्टाइल होता है। आपने मुझे बताया कि आपने 2 डिफरेंट स्टाइल्स के साथ टर्न किया है, पहले एक को ट्राई आउट किया, फिर वो आपको नहीं लगा कि आपके लिए सूटेबल है। एंड ऑफ कोर्स आई डू थिंक कि ज़िंदगी में भी एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और आपको देखते रहना चाहिए, अच्छा ये चीज़ मुझे लगता है ज़्यादा मेरे लिए बेहतर रहेगी, ये चीज़, और घबराना नहीं चाहिए उस तब्दीली से, उस प्रोसेस से, सीखने के प्रोसेस से, गलतियों के प्रोसेस से। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उन दोनों स्टाइल्स में हमें एक एक लाइन कोई सी भी गाने की गाकर सुनाएं। न्यू यानी जॉनर चेंज की, एक तेज हाँ है। जी, सरप्राइज्ड इन अ वेरी गुड वे कि आपकी आवाज़ में कितनी मिठास है, कितनी खूबसूरती है, और पता चल रहा है कि कितनी मेहनत और कितना रियाज आपने किया होगा इसके लिए। आप रियाज की भी बात कर रहे थे और कुछ सुर आप बता रहे थे जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, तो किस तरह से, अगर आप वो भी थोड़ा सा सुर जो हैं किस तरह से रियाज करते हैं? सुर का वो बेसिकली हारमोनियम के साथ होता है। हारमोनियम है उसका, आप सी शार्प से स्टार्ट कर सकते हैं, पहला काला ये आजकल कहते हैं, और उसको इंग्लिश में कॉर्ड्स वर्ड में कहते हैं सी शार्प। तो सी शार्प का बटन दबा के उसके साथ आपने यानी कोशिश करनी है अपनी आवाज़ को मैच करने की। अच्छा,
अच्छा। मैंने सा, बस सिंपल आपने घंटा आपने ये करना है, तो उसके बाद आपने उसमें उसके दरमियान में आपने गाना नहीं है कुछ भी। अच्छा, एक घंटा आपने करके उसके बाद फिर आपने अपना उसी टोन के अंदर आपने कोशिश करनी है हर गाने को एडजस्ट करने की। अच्छा, और को कंट्रोल करना म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपकी ब्रीदिंग उस तरह से ट्रेंड नहीं है, यूज टू नहीं है, तो उतनी बेहतर तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं गाने। तो जब ब्रेक से वापस आएंगे, किस तरह से ब्रीदिंग कंट्रोल पे काम किया जाता है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग वॉइस। और एक दफ़ा फिर मैं कहूँगी कि आपकी आवाज़ बहुत बहुत खूबसूरत है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आपका एक्चुअली में पहला गाना है, इफ आई एम करेक्ट। जी बिल्कुल। और ये सेकंड सॉन्ग है। सेकंड सॉन्ग है जी आपका। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके पीछे क्या कहानी है, ये बताएंगे या नहीं बताएंगे? ये बेसिकली इसके पीछे कहानी कोई नहीं है, ये शायर ने लिखा था किसी लड़की के लिए। अच्छा, जैसे एक मतलब वो ये गाना शायर की कहानी है? ये शायर की कहानी है, उसने लिखा था एक लड़की के लिए, क्योंकि ये चिट्टा अच्छा। मेरा रंग वे ढोला, अच्छा। हाथ सोने दी वंग वे ढोला, एक लड़की कह रही है ना। तो ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे गड्डी तू मंगा तेल मैं पवानी हाँ, ठीक है ना, तो वो भी एक मेल सिंगर ने गाया। तो ये मैंने कहा कि ये मैं खुद गाऊंगा। अच्छा, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, हर सॉन्ग के पीछे जरूरी नहीं कि कोई कहानी ही हो। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो होती है जी हर सॉन्ग के पीछे, कोई ना कोई, चाहे वो इन द मोमेंट स्टोरी हो या कोई डिफरेंट टेम्पररी इमोशन हो। आई थिंक होती तो है कहीं ना कहीं कहानी हर गाने में। ये तो उससे पूछना चाहिए जो लड़की कह रही है कि चिट्ठा मेरा रंग में ढोला, अच्छा। हथ सोने दी वंग में ढोला, हर फरमैश करे सा पूरी जो मंगना है अज मंग में ढोला। अच्छा, आपका फेवरेट गाना कौन सा मेरे अपने सॉन्ग्स में से या वैसे? ओवरऑल पाकिस्तानी सॉन्ग्स में से कौन सा फेवरेट? पाकिस्तानी सॉन्ग्स में से मैं लाइक करता हूँ खान साहब मेहंदी हसन को। उनके सॉन्ग्स आपको भूल जाएं हम इतने तो बेवफा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान में आतिफ असलम हो गया, उसके सॉन्ग्स काफ़ी लाइक करता हूँ। काफ़ी सिंगर्स हैं, सब ही अच्छे हैं, सभी अच्छा गाते हैं। हम अभी सीख रहे हैं, तो सब हमारे लेजेंड्स हैं और सब हमारे सीनियर हैं। इसलिए हम सबको ही प्यार देते कोई हैं। ऐसा सिंगर है जो आपका मेंटोर है? अली अब्बास। अली अब्बास। जी बिल्कुल, या उनको कोई फॉलो किया। ऐसा सिंगर जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, इंस्पायर होते हैं? मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा, इंसान बनना अच्छा चाहते इंसान, क्योंकि कहते हैं ना एक आर्टिस्ट से बेहतर होता है कि एक अच्छा इंसान बनना। हैं। एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता बहुत है। ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह आपकी आवाज़, आपने बात की कि आप पहले फास्ट स्लो म्यूज़िक, और लेकिन डिफरेंट तरह का स्लो म्यूज़िक था वो, आई थिंक थोड़ा ट्रेडिशनल टच था उसके अंदर, और उसके बाद फिर आपने एक डिफरेंट जॉनरा को ट्राई किया, और डेफिनेटली पता चल रहा था डिफरेंस, और आपकी आवाज़ पे सूट की वो चीज़, और आपकी ओवरऑल आई थिंक ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाए उसके साथ। सही कह रही हूँ या गलत? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एंड किस तरह से आपने वो चेंज स्टेप बाय स्टेप किया, ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड कर लिया कि अच्छा बस आई एम जस्ट गोना गो विद दिस? नहीं, मैं पहले तो 2 ईयर्स लगा रहा हूँ, फंसा रहा हूँ एक ही जॉनर के अंदर। मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं कौन सा वे इख्तियार करूँ, क्या करूँ, ये वो। लेकिन फिर मुझे उस्ताद मिले, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझे फिर रास्ता बताया कि ये बेटा ये आपकी ये लाइन है, आप इस पे गाओ। तो आपने मायूस नहीं होना, यानी आपके रास्ते में मुश्किलात भी आएंगी, लोग आपको ये भी कहेंगे कि यार आप इस जॉनर में गा रहे हो, तो आप इस जॉनर में क्यों नहीं गा रहे? क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक इंसान है ना, उसको हर इंसान की एक अपनी सोच होती है। एक इंसान आपको कुछ कहेगा, एक इंसान कहेगा जी मेहंदी हसन गाओ, एक कहेगा नूरजहां गाओ, एक कहेगा आतिफ असलम गाओ, एक कहेगा अरिजीत गाओ। तो बेहतर यही है कि जो आपकी वॉइस पे सूट करता है आप उसको गाओ। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स हम आपको इससे पहले कि जाने दें, हम आपसे एक और गाना भी सुनना चाहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए बहुत वक्त बहुत निकालने के लिए, शुक्रिया। और अपनी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया हमारे आज के प्रोग्राम में। हमें इजाज़त दें, हम आपसे अगली दफ़ा मिलेंगे, लेकिन जाते जाते एक गाना ज़रूर सुनेंगे आप।